पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, मराठी और मलयालम। हो सकता है आपने हिंदी जब पढ़नी शुरू की हो तो सीधा आपने वर्ड वाले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया होगा, वर्डमाला वाले से। आपने भाषा वाला चैप्टर बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं या डीपली नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें एक ये चीज आती है भारोपीय परिवार। यहाँ पर भारोपीय को अगर हम तोड़ेंगे तो एक तो हो जाएगा भारत और दूसरा हो जाएगा यूरोप, ठीक है ना। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारतीय और यूरोपीय जो दोनों लोग इन भाषाओं को यूज करते थे वो हो जाती हैं भारोपीय परिवार की भाषाएं। तो आप ये बताना है आपको आंसर कि कौन सी भाषा है इनमें से, इन चारों में से, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या मलयालम, जो भारोपीय परिवार की नहीं है। अब अंग्रेजी और हिंदी से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मराठी और मलयालम में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि क्या मराठी भी भारोपीय परिवार की है या फिर मलयालम भी है या दोनों ही नहीं है। तो इसका रिप्लाई मैं आपको बताता हूं, आंसर वो है मलयालम। ये जो मलयालम है जैसे भारोपीय परिवार है उसी तरीके से एक परिवार है द्रविड़ परिवार, ठीक है ना। तो जो मलयालम है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार में कौन से आते हैं, जैसे आंध्रा में बोली जाती है तेलुगु, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, केरला में मलयालम और कर्नाटका में कन्नड़। ये 4 लैंग्वेज हैं जो कि द्रविड़ परिवार से हैं। उसके अलावा जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, रसियन, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला। अब इंडिया में देखिए आप, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, ये जो भाषाएं हैं ये होती हैं भारोपीय परिवार की। आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप मेरा जो टॉपिक है, मेरी जो एक वीडियो है भाषा के बारे में, उसे आप डीपली जान सकते हैं कि भाषाओं का इतिहास क्या रहा है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, य, र, ल और व, ये जो चारों इनको क्या बोलते हैं, कौन सा व्यंजन बोला जाता है? ये आपका हिंदी वर्डमाला वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी आ रही है कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करते जाइए, वीडियो को साथ में लाइक करते जाइए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और क्लियर आ रही है। क्वेश्चन है आपके सामने, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको देना है। दोस्तों आपको एक चीज और मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हुए हैं जो कि CTET, UPTET, रीट और सुपर टेट, UGC नेट, इनकी जो भी अच्छी पॉपुलर या फिर जिनमें अच्छा मटेरियल मिलता है उन बुक्स की लिंक है, सब्जेक्ट वाइज लिंक है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके आप उसका नाम देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए, अपने लोकल मार्केट में भी चेक कर सकते हैं। जो आपको अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, उससे आप उन बुक्स को मंगा सकते हैं। ये लिंक उन लोगों के लिए है जो लोग अक्सर मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लूं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, वो है अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। क्योंकि इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी ध्वनि कहां से होती है? कंठ से होती है। तो यहाँ पे जो या, रा, ला, वा जो है, इनकी जो ध्वनि आती है वो कंठ से आएगी, ठीक है ना। इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, उसके बीच के होते हैं अंतस्थ व्यंजन। बाकी के जो व्यंजन है उनकी भी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं आगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंगा, प्लवंग, पर्यक और पटल। तत्सम क्या होता है? जो कि संस्कृत में जिसका जो उच्चारण है वही उच्चारण अगर हिंदी में हो, तो संस्कृत वाला उच्चारण कौन सा है? पलंग। जो पलंग शब्द है उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? यानी कि जो पलंग है, ये जो शब्द है, ये तो हिंदी में हम बोलते हैं पलंग, वेड। अब ये संस्कृत में क्या बोला जाता है, यानी कि इसका तत्सम रूप क्या है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मृदुला पांडे, हाय, आपका स्वागत है वीडियो में, आप रिप्लाई कीजिए। ये जो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंगा, प्लवंग, पर्यक और पटल। तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा आगे। ऑप्शन नंबर जो 3 है पर्यक, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, कि पलंग जो होता है उसका तत्सम रूप होता है पर्यक। यानी कि संस्कृत में पहले पर्यक बोला जाता था, धीरे धीरे उसको जब अपभ्रंश होता गया तो उसे पलंग बोलने लगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है?
पर्यायवाची आपको बताना है, कमल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ताम्रस, सोमरस, रसाल और अंबु। आंसर आप जल्दी से जल्दी देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। यहां पे आपको बताना है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ताम्रस। कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि सरोज, जलज, अंबुज, पंकज और शतदल, सरसिज, नलिन। उसी में एक होता है ताम्रस। तो ताम्रस होता है कमल का पर्यायवाची। उसके अलावा जो ये रसाल है, आपने देख रहे हैं ये रसाल, याद रखिए इसको भी, ये होता है आम का पर्यायवाची। ठीक है, रसाल किसका हो गया? आम का। और जो ये अंबु है ये हो जाता है जल का। तो इनके भी आपको साथ साथ में मालूम चल गए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये आपके विलोम शब्द वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया है मैंने। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जित, व्ययन, अमृत और अनर्थ। विलोम शब्द का एक सिंपल फंडा है, या तो आपको वो याद होने चाहिए किसका विलोम क्या है, अदरवाइज आपको थोड़ा समझना चाहिए कि अर्जन का मीनिंग क्या है। जिसका भी विलोम शब्द पूछा जाए उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको मालूम होगा तो आप उसका जो विलोम है, यानी कि उसका मीनिंग का जो उल्टा अर्थ है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। तो अर्जित, अमृत और अनर्थ तो नहीं हो सकता है, बचा व्ययन, यानी कि व्यय मीन्स होता है खर्च करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें जैसे अर्जित, तो जो अर्जित शब्द है उसका विलोम हो जाता है अनर्जित, तो ये अर्जन से कोई संबंध नहीं है। उसी तरीके से जो अमृत का हो जाता है विष और अनर्थ का हो जाता है अर्थ। तो व्ययन हो गया आपका अर्जन का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखेंगे हम। कटक का एक अर्थ नहीं है, यानी कि एक जो टॉपिक है आपकी ग्रामर में अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक मीन्स एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वही है। तो यहाँ पर एक शब्द है कटक। कटक का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? इसमें अगर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ये अलग से एक शब्द है कटक, उसका क्या अर्थ नहीं है इनमें से? शिविर, समूह, सेना और कीट। कटक मीन्स इनमें से एक कोई चीज है जो नहीं होता है, बाकी सब कटक के ही अर्थ हैं। रिप्लाई आप जल्दी से जल्दी कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कीट। ठीक है, आप लोगों के आंसर मिला लीजिए किसका आंसर सही है। कटक मीन्स शिविर, समूह और सेना, ये तीनों होते हैं, लेकिन जो कीट है वो कटक का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक जो टॉपिक है वाक्यांश, यानी कि वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक किसी वाक्य का एक अंश दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है कॉमा के अंदर, मोक्ष की कामना करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पूरी की पूरी बात को हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्ष या मुमुक्षी। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको यही वाला बताया था कि इस वाले का अर्थ क्या है, तो वही क्वेश्चन इसमें उल्टा करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिप्लाई बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर दीजिए। राम खिलाड़ी कुशवा, आपका स्वागत है वीडियो में। आप क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर भी साथ में मेंशन कीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। मोक्ष की कामना करने वाला होता है ऑप्शन नंबर 3 मुमुक्ष। ठीक है, मुमुक्ष को बोलते हैं मोक्ष की कामना करने वाला। तो एक शब्द हो जाएगा ये, ना कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे मोक्षकामी, ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न समरूपी शब्द में कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश खजाना का अर्थ प्रकट करता है? ये एक आपको शब्द दिया है, युग्म दिया है, पूरा एक जोड़ा, शब्दकोश और खजाना। इससे मिलता जुलता इनमें से कौन सा होगा? कि पहले वाले का, इनमें से चारों में से पहले वाले में से कोई एक अर्थ सेम होना चाहिए और इस वाले में से दूसरे वाले का। ये आपका जो टॉपिक होता है एक समरूपी समानार्थी शब्द जो होते हैं उसका टॉपिक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शब्दकोश मीन्स इन चारों में से किससे मैच कर रहा है और खजाना किससे मैच कर रहा है। आप लोग इसका रिप्लाई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का।
तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 में ये कोश और कोष, क्योंकि शब्द कोश जो है उसे बोलते हैं कोश और जो खजाने को बोलते हैं कोष। बोलते हैं ना कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं, खजाने के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कोष। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही है। रामखिलाड़ी कुशवाहा, आपका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको पता करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको चिन्हों को भी देखना है, ठीक है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर सेमीकोलम लगा है। वाह के बाद कोमा है, फिर कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर ये वाला निशान लगा है, और यहाँ पर है वाह के बाद ये निशान, फिर कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम। अभी आपको बताना है कि कौन सा वाला ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर जो विराम चिन्ह है उन पर ध्यान देना है, तो आप इसका आंसर सही बता देंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं उनको एक बार जरूर देखिए कि कौन सी बुक्स कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए, कौन से एग्जाम के लिए अच्छी रहती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 4 क्यों है? क्योंकि जब वाह जब आ जाता है तो विस्मय बोधक यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी वाला आ जाता है चिन्ह, और कितना सुंदर दृश्य है इसके पीछे पूर्ण विराम आ जाता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर जो डी है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर आपको लिंग पहचानना है कि कौन सा लिंग है इस क्वेश्चन में। तो 4 आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें से। वेग, मौन, दही और अहिंसा। बहुत ही इजी लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब किसी का नाम होता है तब हम समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन जब ऐसी चीजें दी हुई हैं तो इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सही आंसर दें, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही इसको चूज करेंगे, क्योंकि अगर जैसे आप गलत करते हैं तो एग्जाम के टाइम पर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऑलरेडी 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 दिन से मैंने जो क्लास कराई है इससे पहले उनमें भी मैंने आपको बताया है। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 10 का अहिंसा। अहिंसा जो है वही स्त्रीलिंग शब्द है इसमें, बाकी सभी पुल्लिंग है, ठीक है। इसको याद रखिए, इन सभी जो शब्द है ना इनको कहीं किसी सेंटेंस में यूज करके देखा करो तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए वचन वाले चैप्टर से, कि कौन सा शब्द एक वचन से बहुवचन होने पर समान नहीं होता। यानी कि इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में वो सेम दिखते हैं, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा है जिसे एक वचन और बहुवचन में सेम यूज नहीं कर सकते हैं। ऋषि, नौकर, गुरु और लड़का। तो आप रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर बता देंगे। तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, लड़का। क्यों? क्योंकि ऋषि, नौकर और गुरु इन्हें जब आप किसी सेंटेंस में बहुवचन में यूज करेंगे तो ये सेम रहेंगे, लेकिन लड़का का क्या हो जाता है, लड़का को आप लड़के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लड़के हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 11 का डी, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन, मैं कुत्ते से डरकर भागा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक मैं डेली हर एक क्वेश्चन के साथ आपको याद भी दिला देता हूं, मैं फिर से याद दिलाता हूं। कारक को और विभक्तियां कैसे होती हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, और संबोधन अरे, हे, अहो और रे। ये हो जाते हैं कारक। अभी मैंने इन्हीं एक कारकों में से आपको पहचानना है, ये 4 बताए थे कि मैं कुत्ते से डरकर भागा। इस सेंटेंस में सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे आप तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कौन सा कारक यूज होगा। तो रिप्लाई आप जल्दी से जल्दी कीजिए। राम खिलाड़ी आपने बोला है 12 का ए, यानी कि करण। लेकिन अगर आप करण का मीनिंग समझेंगे तो आपको बता दूं, करण मीन्स होता है से, यानी कि द्वारा के लिए यूज करते हैं। तो मैं कुत्ते से डरकर भागा, यहाँ पर कुत्ते के द्वारा नहीं है, कुत्ते से डरकर भागा यानी कि कुत्ते से अलग हुआ। तो अलग किसके लिए होता है? अपादान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ना कि 1।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 है कि अपादान जो कि तुलना के लिए, अलग होने के लिए होता है, यहां पर से यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, यहां पर मैंने आंसर साथ में ही लिख दिया है, तो इसका तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चितता है, तो यहां पर हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपको एक सेंटेंस दिया है, वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ठीक है, आपको यह बताना है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। वह सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सामुदायिक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण? तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप पहले क्वेश्चन का ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसको ध्यान से समझिए। उसमें क्या लिखा उसने, इस वाक्य में वह, इसको यहाँ पर भी एक कॉमा लगा देते तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया वह के बारे में कि वह जो है वो कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। इतना भी मैंने आपको बता दिया। अभी आप बताइए 14 का कौन सा आंसर सही होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 14 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जैसे कि यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सभी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें आ जाता है यह और वह, और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें आ जाता है ऐसा, कैसा और जैसा। ठीक है, अगर इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सा वाला सार्वनामिक विशेषण है, तो यह और वह हो जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और अगर ऐसा, जैसा, वैसा ये वाला आता तो हो जाता है यौगिक वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से अभ्यास बोधक कौन सा है? तो ये है क्रिया वाले टॉपिक से, जिसमें कि क्रिया कराई जाती है। क्रिया बहुत सारे तरीके की क्रिया होती हैं, तो उसी में से आपको अभ्यास बोधक क्रिया चूज करनी है। कौन से वाले सेंटेंस में अभ्यास बोधक, यानी कि अभ्यास का बोध हो रहा है। बाजार जाना चाहिए, क्या स्कूल बंद है, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, वीरेंद्र खेला करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं रिप्लाई। 15 का डी आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जब अभ्यास की बात आती है तो सिर्फ इन चारों में से खेलने का ही अभ्यास हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस वाक्य से खेलने का बोध हो रहा है, अभ्यास बोध हो रहा है, अभ्यास खेलने की प्रैक्टिस का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।